नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमने जो अनाउंस किया था आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए हम आपको 10 एग्जाम पेपर कराएंगे। आज हमारा यह वादा पूरा हुआ। वादे के पक्के हैं, दिल के सच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आखिरी मौक, आखिरी दाव, फिर से वादा निभाया हमने। मैंने प्रॉमिस किया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा, हमने करके दिखाया। हमने प्रॉमिस किया था एएलपी सीबीटी 2 के 3 मॉक्स कराऊंगा, हमने करवाए। हमने प्रॉमिस किया एनटीपीसी के 10 एग्जाम पेपर 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा, हमने करवाया मेरे भाई। अब ऐसा नहीं कि अब एनटीपीसी के लिए हम पढ़ाना बंद कर रहे हैं। कल से जो है बच्चों, आपकी मैंने अर्थमेटिक मैथ तो इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। कल से आपकी एडवांस मैथ की चैप्टर वाइज क्लासेस आएंगी जिसमें हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कराएंगे। जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं मैं उनको बता दूं, अगले ही महीने आपके एनटीपीसी का पेपर होना है। बहुत जल्द, कुछ ही समय में एग्जैक्ट एग्जाम की डेट एनटीपीसी की आने वाली है। तो सीरियस होके मेरे प्यार भी पढ़ाई में लग जाइए, एक एक एग्जाम पेपर को अच्छे से देख डालिए। बहुत मेहनत की है मेरे भाई। 300 क्वालिटी सवाल कराए हमने आपको, और इन 300 सवालों में से आपको डायरेक्ट सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रॉमिस है हमारा, वादा है, लिखवा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है। हमें अपने कंटेंट पे, अपनी रिसर्च पे है, जो हम रात भर बैठ के है ना पेपर्स खोल के जो मॉक टेस्ट बनाते हैं, उस पे हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है मेरे भाई। सीधा आपको सवाल देखने को मिलेगा और आपको ये हमारी सीरीज, हमारा मेहनत, हमारा एफर्ट, हमारी कंसिस्टेंसी। होली वाले दिन भी पढ़ाया मैंने। होली की छुट्टियों में हम रामेश्वरम गए थे तमिलनाडु भगवान के दर्शन करने। वहां भी मैं मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करके गया था, लगातार आते रहे। इस लेवल का डेडिकेशन है हमारे अंदर आपके लिए। इतना प्यार करते हैं आपसे मेरे भाई। लेकिन आपने भी मेहनत की है भाई, आपने भी सपोर्ट दिखाया, आपने भी मॉक टेस्ट देखे हैं सारे के सारे। तो आखिरी 10 मॉक टेस्ट है, चैनल पे जाइएगा। 9 मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूं पहले ही एनटीपीसी के लिए, प्रॉपर एनटीपीसी के लिए मैंने पढ़ाया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेरे भाई सारे के सारे मॉक टेस्ट की आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ भी मैंने डलवाई है। हर एक मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। आज हमारी ये सीरीज एंड होती है मेरे भाई, और यहां हमने प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी 2025 10 मॉक टेस्ट मैथ, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे के सारे 10 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अब बिल्कुल परेशान ना हो, अगर एग्जाम की डेट आएगी अभी जल्दी तो मैं दोबारा से मॉक टेस्ट और करवा दूंगा आपको। बिल्कुल, मेरा हमारे पास सवालों की कमी थोड़ा है या हम खराब हो गए, नहीं, हम अभी जिंदा हैं भाई। एग्जाम की डेट आएगी तो मैं आपको और भी मॉक टेस्ट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एडवांस मैथ की चैप्टर वाइज क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक तो हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं रेलवे के लिए मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनकर तैयार है इस चैनल पे, पूरी देख लीजिएगा बच्चों। अब ये तो हमारी तरफ से मेहनत है, हमारा एफर्ट है मेरे भाई, आपके लिए प्यार करते हैं ना आपसे। लेकिन हमारे इस चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर बहुत ही जल्द 1.5 मिलियन 15 लाख स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं। 4-5 हजार की कमी रह गई है। अरे जल्दी जल्दी करा दो भाई, शेयर कर दो, आज ही भी हो जाने चाहिए। ये 1.49 लिखा हुआ है अभी तक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये 1.49 मेरे प्यारे भाई, हैं कतई पसंद नहीं आ रहा मुझे। जल्दी से इसको मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करा के आज ही शाम तक 1.5 मिलियन पूरे करा दो मेरे भाई, मजा ही आ जाएगा। फिर हम पार्टी करेंगे, मैं आपको फिर बर्फी खिलाऊंगा। देखो बर्फी खिलाऊंगा, दे वाली कितनी बढ़िया बर्फी है। रिजल्ट आया ना सीजल का, तो बच्चे आ रहे हैं लगातार मिलने। कल ही एक लड़का आया था आगरा से, मैंने खाया, आपने खाया, एक ही बात है। मिठाई आना शुरू हो गई है भाई साहब, तुम कब खिलाओगे? नौकरी लगते ही एनटीपीसी की मिठाई आनी चाहिए हमारे पास। पूरा मैथ हमने आपको पढ़ाया यूट्यूब पे फ्री में बच्चों, ठीक है। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, 1.5 मिलियन हो जाने चाहिए। अब ले कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ भाई साहब, सॉल्व करेंगे पूरा पेपर। 30 सवाल हैं दोस्त, आ जाओ बनाए। सवाल नंबर 1 आज के एग्जाम पेपर का, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो √3:√2 है। तो दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है,
साइड का रेशियो पूछा है, तो साइड का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो एरिया के रेशियो का अंडर रूट लेना पड़ेगा। एरिया के रेशियो का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब अंडर रूट का भी अगर आप अंडर रूट करते हैं तो फोर्थ रूट हो जाता है। अब रूट 3 का भी अंडर रूट करेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ 3 हो जाएगा। रूट 2 का भी अंडर रूट करेंगे तो फोर्थ रूट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या n है, हम ये अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, तो ये फोर्थ रूट हो जाता है। क्या गजब का सवाल है मेरे भाई, आया हुआ है पेपर में। आइए, किसी वस्तु को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से रमेश जी को 16% का लॉस होता है। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 86% पर बेचते हैं तो लाभ परसेंट क्या होगा? बहुत फेमस सवाल है भाई। लाभ या हानि इंसान को किस पे होता है? सीपी पे होता है, क्रिय मूल्य पे। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। आप किसी सामान को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचते हो, 2/5। तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 है, मैंने 5 मान लिया, 5। माना किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 5 है, आप क्या करते हो? सामान को सेलिंग प्राइस के 2/5 में बेचते हो। सेलिंग प्राइस का 2/5 कितना? 2। आप सामान को 2 में बेचते हो, 2 यूनिट में, 16% का नुकसान होता है भाई। 100% पे 16% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 100 में से 16 घटाइए, सामान बिका 84% में। तो सामान 2 यूनिट के लिए 84% के बराबर है 42 गुना। बोला है अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 86% पे बेचे तो लाभ क्या होगा? तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 5 है, अब 5 का 86% कितना होता है? तो आप कहोगे सर जी 86 पंजे हो गया जी 430, 430%, 430% मतलब 4.3। यानी कि अगर आप सामान को 4.3 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 4.3 की वैल्यू कितने परसेंट आएगी बेटा? 42 से गुणा, ये 42 से गुणा कर देना है बस आपको। तो 42 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 168, और 42 3 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे आपका 126, तो 180.6%, 180.6% हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे स्टूडेंट, अगर हम सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 86% में बेचेंगे तो सामान 180.6% में बिकेगा। अब बताओ 100% के सीपी का सामान 180.6% में बिका। 100% से जितना एक्स्ट्रा में बिका वही प्रॉफिट है। 100% का सामान 180.6% में बिका तो 80.6% एक्स्ट्रा में जो आप बिका है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। सी ऑप्शन। इससे बेस्ट तरीका इस टाइप के सवालों को करने का है नहीं। ब्रेक करके गुणा करो, पहले 42 की 4 में गुणा, फिर 42 की 0.3 में गुणा, यह होता है सही तरीका। आइए बच्चे, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया, 15% ने वोट नहीं डाला, 100 वोट इनवैलिड हो गए। चुनाव जीतने वाले को कुल वोटों का 45% वोट प्राप्त करके 400 वोटों से जीता है ना। द कैंडिडेट हु वॉन इलेक्शन वॉन इट बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ टोटल वोट्स। जो कैंडिडेट जीता है उसे टोटल वोट का 45% मिला है और वो 400 वोटों के मार्जिन से जीता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल टेक्निक आपको बताऊंगा मेरे भाई, गजब की। ऐसा क्वेश्चन आए टोटल को बराबर कर दीजिए भाई। टोटल वोटर कितने होते हैं? 100%। एक चुनाव में 100% वोटर होते हैं। अब आप ये बताना, एक एक चीज ध्यान से देखना। 100% में 15% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, 15% लोगों ने वोट डाले नहीं। 100 वोट आपके इनवैलिड हो गए, इनवैलिड। जीतने वाले को कितने वोट मिले? जीतने वाले को टोटल का 100 का 45% वोट मिले। जीतने वाले को 45% वोट मिले और 400 वोटों से जीता। इसका मतलब हारने वाले को जीतने वाले से 400 वोट कम मिले। अगर जीतने वाले को 45% वोट मिले हैं और 400 वोटों से जीता है तो हारने वाले बंदे को 45% से 400 वोट कम मिले। हारने वाले को इतने वोट मिले। और भाई इन सबको जोड़ के ही तो टोटल 100% बन जाना चाहिए। निंजा टेक्निक है ऐसे सवालों को करने की, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। देखो बच्चे,
45 45 90 और 15 105। 105 में से 100 घटाइएगा जी 5%, बराबर क्या आएगा बच्चे? 100 माइनस 400 माइनस 300, माइनस 300 जाएगा लेफ्ट साइड में 300, तो 5% 300 आ गया भाई, 1% आ गया 60, टोटल वोटर 100%, 100% आ गया जी 6000। 6000 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। क्या आप इस सवाल को पेपर में कर पाओगे? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी बच्चे। आइए, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से पी पर टच करते हैं, ए बी दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। जहां ए और बी मेरे प्यारे भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, संपर्क बिंदु हैं। देखो मैं बताता हूं, सीधा थ्योरम वाला सवाल दिख रहा है मेरे भाई। ये देखो, मान लीजिए कि ये दो सर्कल हैं, अभी ये दो सर्कल है, यहां जो है ये आलिंगन कर रहे हैं, पॉइंट पी पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ए बी क्या है? ए बी जो है इन दोनों सर्कल की ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट, है ना, ए बी। ए और बी मेरे दोस्तों टेंजेंशियल पॉइंट है जहां सर्कल को ये लाइन टच कर रही है। अब बोला है एंगल पी ए बी 55, यानी कि इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये वाला जो एंगल है पी ए बी, यही एंगल 55 डिग्री का दिया है आपको बच्चे। सवाल पूछा है ए बी पी, यानी कि आपसे ये वाला एंगल मेरे बंधु आपसे पूछा गया ये वाला एंगल। अब बताओ जी क्या आंसर है? वैसे तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो, पर डायरेक्ट थ्योरम में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी दो सर्कल बाहर से टच करते हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पर, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो एंगल बनेगा एपीबी, आपको जो एंगल दिख रहा है एपीबी, अरे चाइनीज सामान चल जा, ये जो एंगल एपीबी चल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, यही थ्योरम है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बनेगा। अब ये 90 डिग्री है, 55 है, तो कितना बचा? 90 में से 55 घटाओ, ये एंगल आ गया सीधा 35 डिग्री का। यानी कि थ्योरम पता तो आप खुदा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट का पर्पस ये कि ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग पाए भाई, ठीक है ना। आपका रिवीजन भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें जानकारी मिल जाएगी। 5वां सवाल सीआई का सवाल है। यह सवाल लेटेस्ट जीडी के पेपर में आया है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। A sum of rupees X amounts to 54571 in 2.5 years at 12% per annum interest compounded every after 10 months. What is the value of X? देखो, X रुपए इन्वेस्ट किए 12% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल में ये 54,571 रुपए हो जाते हैं, लेकिन हर 10 मंथ, जो हर 10 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। तो बताओ एक्स यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 2.5 मंथ क्या होता है? एक साल में 12 महीने होते हैं, 2.5 साल का मतलब 30 महीने, 12 गुणा 2.5 30 महीने। आप बताओ अगर आपके पास 30 महीने का टाइम है, 30 मंथ का टाइम है, और आप हर 10 में कंपाउंड कर रहे हो, हर 10 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 10 महीना 10 महीना 10 महीना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही तो होगा, 10 महीना 10 महीना 10 महीना, 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। बताओ ब्याज 12% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब एक साल, 12 महीने में 12% ब्याज है। अगर ब्याज की दर 12 महीने में 12% है, तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 10 महीने में 10%, यानी कि जो आपको सीआई मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिम मिलेगा। जो आपको सीआई मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिम मिलेगा। अब आपको याद है ब्याज की दर होता है 10%, यानी कि 1/10, 1/10, यानी कि आप 10 इन्वेस्ट करोगे तो 10 महीने बाद वो 11 हो जाएगा, तो 30 महीने में कितना होगा? पावर 3, ठीक है ना, ये आ गया। यानी 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 13 से 31 बन जाएगा 10 महीने के बाद। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। 2.5 साल बाद क्या अमाउंट हो जाता है? 54571 रुपी हो जाता है। बताओ कितने गुना? तो 13 चौका 52, ये 4 बार जाएगा भैया, एंड में 3 जोड़ है, पूरा पूरा कटेगा। यूनिट डिजिट मैच करो, ये 1 है ये भी 1 है, यहां यूनिट डिजिट 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 एकम 1 जाएगा, पहाड़ा 41 गुना।
तो 1000 की वैल्यू भी 41 गुना होगी 41,000, यानी कि 41,000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर है पहला। मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को ओढ़ ओढ़ के करोगे। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, गोरा सवाल है, बताइए। यदि a बराबर, ये तीनों की वैल्यू a के बराबर है, तो a का मान क्या है? आपके सामने इस तरीके से तीन फ्रैक्शन दिए, x बटे 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये किसके है? y बटे एक्स प्लस 2y प्लस जेड, y बटे एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक बंधु, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2z, ये आपको दिया हुआ है। तीनों a के बराबर है, तो a का मान क्या? भाई ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तो इनका सम, भाई इनके न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, तो भी बराबर ही रहेगा। अगर मैं इनके न्यूमरेटर को ऐड करता हूं तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। डिनोमिनेटर को अगर ऐड करता हूं तो 2x, x 3x 4x आएगा, 4x प्लस 4y प्लस 4z। अभी 2x और प्लस x y प्लस 2y 3y प्लस y 4y, तो 4x प्लस 4y प्लस 4z हो जाएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो इनके अंश को जोड़ेंगे, नीचे हर को जोड़ेंगे तो भी बराबर ही रहेगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो यानी कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। और ये तो ईच फ्रैक्शन है a का मान 1/4 आ गया। हालांकि रेलवे बोर्ड की यहां गलती है, ये लिखना चाहिए कि ऊपर नीचे से हम तभी काट सकते हैं जब एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के पॉजिटिव नंबर आए तभी काट सकते हैं। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अदर देन 0 आना चाहिए, कि 0 से 0 नहीं कटेगा, ये लिखना चाहिए एग्जामिनर को मेरे भाई। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 88 वर्ग सेंटीमीटर है, सेक्टर का एंगल 45 डिग्री है, सर्कल की रेडियस ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। सेक्टर तो सभी लोग समझते हैं ना? नहीं समझते सेक्टर? मैं बता देता हूं कि भाई जैसे सर्कल है और ये सर्कल है और ये इसका मैंने पिज्जा काट लिया, पिज्जा की स्लाइस, तो ये कहलाएगा मेरे प्यारे भाई सेक्टर। ये सेंटर है, इसकी रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा है, और ये मेरे दोस्तों सेक्टर का आर्क है ए बी। समझे बात को? आप बोलोगे सर गोरी बात। अब ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है आपका सेक्टर का एरिया हो गया। तो इस सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया, तो क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे सेक्टर का एरिया दे रखा है, डायग्राम पेपर में नहीं बनाना, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया। सेक्टर का एरिया दे रखा है 88 बराबर पाई, पाई का मान 22/7, ना बोला होता तो भी 22/7 लेते, इंटू आर स्क्वायर। थीटा यहां पे 45 है। अब 45 डिग्री बटे 360 डिग्री, अब 45 बटे 360 कितना आ जाएगा? 8 बार जाएगा, 8। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो यहां देखिए 22 चौक 88, तो आर स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे भाई 8 चौक 32 गुणा 7। 32 गुणा 7 है ना, तो 32 गुणा 7 को 16 गुणा 14 लिख लो भाई। 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 8 चौक 32 गुणा 7, 32 का मतलब 16 दूनी 32, 2 सत्ते 14, तो आर स्क्वायर बराबर 16 गुणा 14। अंडूट लेंगे तो 16 का अंडूट आसानी से आ जाएगा 4, 14 का नहीं आएगा, 4√14। तो रेडियस यहां पे 4√14 सेंटीमीटर आएगी, बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बताइए, दो रेलगाड़ियां 48 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी फास्ट चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये लाइन बहुत बढ़िया, देखो यहां पे दो ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दो ट्रेन चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक 48 की स्पीड से और मेरे प्यारे भाई एक चल रही यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जाहिर सी बात है दूसरी वाली फास्ट है। अब ये धीमी जो ट्रेन है
फास्ट ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर फास्ट ट्रेन में कोई आदमी बैठा है तो वो आदमी भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। तो जब ये स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करेगी, इस आदमी को पार करेगी, तो स्लो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी अपनी लंबाई के बराबर। तो डिस्टेंस बराबर मेरे प्यारे भी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 48। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? S1 प्लस S2। 48 प्लस 60 108। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा? 12 सेकंड लगा ना। 12 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 12, ये मीटर में आएगा। तो जब स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है तो आदमी फास्ट ट्रेन में बैठा है, तो आदमी की स्पीड भी फास्ट ट्रेन के बराबर हो जाएगी। ठीक है भैया। तो स्लो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लेंथ, स्लो ट्रेन की लंबाई। बस ये बराबर कर दो। 18 छिक्का 108, 12 पंजे 60 और 60 छिक्का 360 मीटर आ जाएगा। 360 मीटर यहां पे आंसर आ गया, स्लो ट्रेन की लंबाई। बात खत्म। बेसिक सवाल है ये। देखिए ग्रुप डी का सवाल है। सवाल में बोला है एक समबाहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन में 65 डायगोनल हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या है? देखो मेरे भाई, समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, सारे अंदर के कोण बराबर हों, सारे बाहर के कोण आपस में बराबर हों। देखिए अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, n भुजाएं हैं, तो मैं आपको बताता हूं उसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स उसका कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। ये है। अगर किसी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं तो उसके विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होगी। ये फॉर्मूला है, बराबर 65। ये आया। तो यहां से n गुणा n माइनस 3 बराबर आ गया 65 दूनी 130, 130 आ गया प्यारे बच्चे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि n इंटू n माइनस 3 130 आ गया। यहां पे आप या तो इक्वेशन सॉल्व करो या हिट एंड ट्रायल। 130 में 13 आ रहा है, 13 ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इनकी जगह 13 रखता हूं तो 13 और 13 माइनस 3 10। इतनी आसान डाटा है कि आप सोच सकते हो, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। अब ये मुझे रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या पता चल गई 13। बोला है इसके इंटीरियर एंगल या हिंदी में आंतरिक कोणों, अंतः कोणों का योग। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो है n-2 गुणा 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है। अब यहां 13 भुजाएं हैं तो 13 माइनस 2 11 गुणा 180 डिग्री। सभी इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा, यानी कि 1980 डिग्री। बी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे यस सर, समझे हैं बात को। आगे रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल यह भी है कि भाई अगर a प्लस बी 48 है, ए बी 56 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? ये बताइए। पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको a प्लस बी दिया है और ए बी दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। अब a प्लस बी यहां पे 48 दिया है, 48 48 दिया है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 48 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। अब a प्लस बी की जगह आप 48 रख दीजिए। 48 का स्क्वायर 2304 माइनस 3ab। ab का मतलब 56, तो 56 दिया 168। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं 48 गुणा 2304 में से आपको 168 घटाना है, तो ये 6 3 और मेरे प्यारे भाई 2136 आ गया। 48 गुणा 2136। ठीक है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं ये गुणा करूंगा तो एंड में तो मेरे प्यारे भाई 5 नहीं आएगा, क्योंकि 8 छिंग 48, एंड में 8 आएगा। और 48 में आता है मेरे प्यारे भाई 8, नंबर 8 से कटने वाला होगा। ये नंबर 8 से नहीं कटता, इसके लास्ट के 3 डिजिट में 258 है, 8 से नहीं कटते मेरे भाई। ये आंसर नहीं है, क्योंकि 48 में 8 आ रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन बच गए,
यहां लगाएंगे डिजिटल सम। देखो दोस्त, अगर मैं डिजिटल सम लगाऊंगा यहां पर, तो दोनों के डिजिट तो इधर उधर ही हैं, तो डिजिटल सम तो सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई, डिजिटल सम तो यहां पर सेम आएगा, तो डिजिटल सम लगेगा नहीं। उसके बाद यहां पर 48 में 16 आता है, 16 का मल्टीपल, दोनों ही ऑप्शन है लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते हैं। अब बताओ मेरे प्यारे भाई कैसे करेंगे। तो यहां हमारे पास एक ही रास्ता बचा कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब इनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो अप्रोक्स देख लेते, क्योंकि 1,02,000 है, 1,20,000 है। अगर 48 की 2,000 में गुणा करें तो 96,000। अगर 48 देखो, 2,136 मतलब 2,000 प्लस 136, 48 की 2,000 में गुणा करें 96,000। अगर 48 की 136 में गुणा करेंगे, भाई 48 की अगर 200 में भी गुणा करी जाए ना, 200 में, तो भी 9600 से कम आता है, तो भी 9600 से कम आता है। यानी कि ये वैल्यू इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1,20,000 कभी नहीं पहुंचेगा, 1,20,000 से कम आएगा, ये आंसर है। ये मल्टीप्लाई कभी भी 1,20,000 नहीं पहुंचेगी, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है मेरे भाई। सवाल नंबर 11, एबीसी मिलकर सभी काम को 20 दिन में कर सकते, बी उस काम को करने में ए और सी द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है। देखो, बी किसी काम को करने में ए और सी से 4 गुना समय लेता, अगर ए और सी 1 दिन लेते हैं तो बी 4 दिन लेता है। ये टाइम का रेशियो है 4:1 टाइम का, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होता है हमें, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1/4। सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा मिलकर उस काम को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। सी काम करने में मेरे प्यारे भाई ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय लेता है। अगर ए और बी 1 दिन लेते हैं तो सी 3 दिन लेता है, टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 1/3। एफिशिएंसी का रेशियो बोला बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, बी की एफिशिएंसी निकाल लो बस। देखो, ऐसे सवालों में अक्सर हम ये देखते हैं कि टोटल क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। भाई यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 1 4 5, यहां ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है 4, गलत बात है। तो 5 4 को सेम बनाना पड़ेगा 20 20, 5 और 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा 20 20। अब यहां 5 है, 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा, 4 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे यस सर। यहां ए प्लस बी प्लस सी 4 हो रहा है, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप अब किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, जैसे यहां से बी की 4 आ गई, सी की 5 आ गई, आप ए की भी निकाल सकते हो, हर किसी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, पर यहां इतनी जरूरत नहीं है, बी की एफिशिएंसी पता चलेगी 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, सारे लोगों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों लोगों की मिलाकर, तीनों लोग 20 दिन में काम करते हैं, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों लोग मिलकर एबीसी 20 दिन में काम कर सकते हैं, टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल वर्क को अकेला बी करेगा, बी तो 20 काम को करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 400/4 100 दिन लगेंगे, यह आंसर आ गया। ठीक है ना। आप मुझे यह बताना चलो इस सवाल में कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, यह आपका होमवर्क है, मुझे इस वीडियो में कमेंट्स में बताना। 12वां, एक क्लास के 57 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज 13 साल है। अगर टीचर की एज भी इंक्लूड कर दी जाए तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज 14 साल हो जाती है। टीचर की एज बताओ। एवरेज का गजब सवाल, देखो इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्लास में 57 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 57, और इनकी एवरेज एज है 13 साल। अब जो है एक टीचर आता है, टीचर के आते ही एवरेज 14 साल हो गया, यानी कि टीचर के आने से एवरेज 1 साल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि टीचर अब जो है ज्यादा उम्र का है। आप बताओ, अगर हमारे पास 57 बच्चे पहले से थे, एक टीचर और आ गया, तो अब कितने लोग हो गए, 58। टीचर के आने के बाद 58 लोग हो गए, एवरेज 1 साल बढ़ गया। अगर एवरेज 1 साल बढ़ा है मेरे प्यारे भाई 58 लोगों का, तो टोटल कितना बढ़ा होगा, 58 साल। यानी कि टीचर की जो एवरेज होगी 13 से 58 साल ज्यादा होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यानी कि 71। टीचर काफी बूढ़ा है, 71 साल का होगा टीचर, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल बेसिक सवाल। 13वां सवाल,
टेन 100 डिग्री प्लस टेन 125 डिग्री प्लस टेन 100 डिग्री इंटू टेन 125 डिग्री का मान क्या है ये बताइए। और ये थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, सीधी थ्योरम है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा जी 1। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं समझे। देखो मेरे भाई, मैं पूरी थ्योरम यहां पे लिख के बता देता हूं, याद कर लीजिएगा। पेपर में सबसे ज्यादा यही आता है। यदि a प्लस बी 45 डिग्री है या 225 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री पे भी बन सकता है, 225 डिग्री पे बन सकता है। तो थ्योरम ये कहती है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। या अगर हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1 जोड़ दें, लेफ्ट साइड राइट साइड में 1 जोड़ दें, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, राइट साइड में 1 जोड़ेंगे तो 2। ये आ गया बच्चे। तो ये थ्योरम है, आपको याद होनी चाहिए। थ्योरम याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए सोचना। आइए सवाल नंबर 14 है। सवाल यह है कि यदि a माइनस बी 9 है तो a माइनस 31 का क्यूब माइनस बी माइनस 22 के क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है अलजेब्रा का। ये बहुत बढ़िया सवाल लगा हमें मेरे भाई। देखिए, अगर किसी भी सवाल में अलजेब्रा का कोई भी सवाल हो, अगर किसी सवाल में इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं, यानी कि इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है, तो ऐसे सवाल में आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको यहां पे a माइनस बी 9 दिया है, क्या आप यहां से a और b का मान बता सकते हो? नहीं बता सकते। यानी कि इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बात से आंसर का कोई लेना देना नहीं है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है। बस ये बात सही रहनी चाहिए कि a माइनस बी 9 आना चाहिए। तो अपनी मर्जी से a और b की कोई भी वैल्यू ले लो, घटा के 9 आए। अब यहां 31 और 22 को भी तो घटा के 9 आ रहा है, तो अगर मैं a का मान 31 और b का मान 22 लेता हूं तो 31 माइनस 22 भी तो 9 ही है। अब a की जगह 31 रखो, 31 माइनस 31 जीरो का क्यूब जीरो, b की जगह 22, 22 माइनस 22 जीरो का क्यूब जीरो, तो आंसर जीरो ही आ गया। अब कुछ भी रखिए मेरे प्यारे भाई, अब कोई और भी वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर हिलने वाला नहीं है, आंसर यही आएगा। आगे चलिए, सवाल नंबर है 15। 15,625 रुपए पर 2 साल में 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ जब ब्याज सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया सवाल। यहां से आप मेरे प्यारे भाई सीआई निकालना सीखोगे, गजब मेथड। प्रिंसिपल दिया है 15,625 रुपए, टाइम आपको दिया है 2 साल, ब्याज की दर आपको दी है 8%। यह बताया गया कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सब कुछ तो दे दिया, अब आपको करना है मेरे प्यारे भाई। देखिए, समय है 2 साल, 2 साल होता है 24 महीने। अगर 24 महीने में आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 24 महीना 2 साल हो गया। ब्याज 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने, ब्याज 12 महीने में 8% है तो 6 महीने में 4% है। 1 साल में 8% तो 6 महीने, आधे साल में 4%, अगले 6 महीने में 4%, फिर अगले 6 महीने में 4%, फिर अगले 6 महीने में 4% बच्चों। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से 4 4 4 4 का सक्सेसिव निकालो बच्चों, या बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि 4 साइकिल हो गई ना, 3 साइकिल के लिए 3 3 1 याद रखो, 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशो याद रखो, 4 6 4 1। ये जुगाड़ याद करो, 4 6 4 1, 4 साइकिल के लिए ये याद कर लीजिए मेरे भाई। भाई प्रिंसिपल यहां पे कितना है? प्रिंसिपल है 15,625 रुपए, जो कि 25 का क्यूब होता है भाई। क्या होता है? 15,625 25 का क्यूब है। ब्याज की दर है 4%, 4% मतलब 1/25, 1/25 करते जाओ, प्रिंसिपल का 4% करते जाओ, 1/25 करते जाओ, बेस्ट मेथड है। अब 15,625 25 का क्यूब है, इसका 4% यानी कि 1/25 का आएगा, 25 का स्क्वायर 625,
फिर 625 का 1/25, फिर इसका 1/25 करो, 625 का 1/25 25 आएगा। फिर 25 का 1/25 करो 1 आएगा। फिर 1 का 1/25 करो 1/25 आएगा। 1/25 होता है 0.04, 4% गए। 15,625 का 4% 625, 625 का 4% 25, 25 का 4% 1 का 4% 0.04, तो 4% या 1/25 करते जाना है। करते जाओगे प्रिंसिपल का, आप बोलोगे हाँ जी सर लगातार करते गए। अब कुछ नहीं करना, सीआई निकालना, इनकी गुणा करके जोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करके मेरे प्यार भी जोड़ दीजिए, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इससे आसान तरीका नहीं। 625 चौका 2500, 25 छिक्का 150, 4 एकम 4 और ये 0.04, ये आ गए बच्चे। तो 2654.04 रुपए आ गया, 2654.04 रुपए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए कैसा लगा ये मेथड? प्रीसियस मेथड है, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो मेथड सीआई का। इससे आसान तरीका नहीं है करने का भाई। आ जाते हैं सवाल नंबर 16। यदि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा 5 है, थीटा एक्यूट एंगल न्यून कोण है, तो 13 कॉस थीटा। बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखो बच्चों, सवाल में कॉट प्लस कोसेक 5 बोला है। ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा एक बात समझना मेरे भाई, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे यहां कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछी तो कितनी आ जाएगी? तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अगर मैं आपसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछूं तो कितनी आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। आप इनको जोड़ो, जब आप इनको ऐड करोगे तो कॉट से माइनस कॉट कट जाएगा। कोसेक प्लस कोसेक 2 कोसेक थीटा। राइट साइड में कितना आएगा? जोड़ दीजिए मेरे भाई, 5 प्लस 1/5 ये आ जाएगा जी 5 × 5 = 25, एक 26/5 आ जाएगा, 26/5। क्या बात सही है? अब यहां आप 2 से काट सकते हैं 26 को 13 बार, तो कोसेक थीटा 2 से 26 13 बार कट जाएगा, 13/5। बस हो गया सॉल्व। थीटा एक्यूट एंगल बोला है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। कोसेक होता है जी हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, तो यहां पे बेस आपका 12 आ जाएगा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया, 13 आपका हाइपोटीनियस है। पूछा है स्टूडेंट 13 कॉस थीटा, तो बराबर 13 कॉस थीटा क्या होता है जी? बेस बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि 12/13। 13 13 तो कट ही जाएगा, तो आंसर इस सवाल का 12 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? गजब सवाल है मेरे प्यारे भाई, बढ़िया सवाल है, करने में भी आनंद आपको आया होगा। हम आगे चलेंगे सवाल नंबर 17 की ओर। देखो ये आनंद आप मेरे बगैर भी ले सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद ना पता हो बहुत सारे फ्रेशर बच्चों को, कि भाई हमारी एक एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग। लगभग 11 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं, लगभग 11 लाख बच्चे। अब इसके मॉक टेस्ट वाले अगर आप सेक्शन में जाओगे, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सुनते, मैं क्या मार मार के समझाऊं। मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, नौकरी चाहिए तो मॉक टेस्ट लगाओ। हर इतने सारे टॉपर से हम डेली मिलते हैं, डेली आते हैं बच्चे, कोई 50 मॉक टेस्ट लगाया है, कोई 100 लगाया। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर से पहले 200 मॉक टेस्ट लगाए। इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं है तो तैयारी छोड़ दो। एप्लीकेशन पे जाओगे, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री हैं। 2021 में लास्ट टाइम आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था सीबीटी 1, उसके सारे के सारे 20 टेस्ट फ्री डाल रखे। सबसे पहले ये लगाओ, और नए मॉक टेस्ट भी हमारी टीम ने बना के डाले हैं, ये 26, जिनमें प्रीवियस ईयर के अलावा फुल लेंथ के टेस्ट है, नए सवाल है। इनको बाई कर लो, 99 में आपको मिल जाएंगे। आपको कोई 700 800 900 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 99 में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। और यही नहीं, अब इसके बाद जैसे आपका पेपर होगा ग्रुप डी का, तो इस एप्लीकेशन पर जितने भी हैं, एनटीपीसी के तो मिलेंगे ही, एसएससी के भी नए टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ग्रुप डी के भी यहां पर आपको नए टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एसएससी। अब यहां पे रेलवे ग्रुप डी का पेपर आपका होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा। अब यहां पे ग्रुप डी के भी 26 टेस्ट नए हमारी टीम ने बना के डाले हैं। ठीक है भाई, फुल लेंथ टेस्ट है, आप इनको लगाओ। 99 में एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं आपको मिल जाएंगे, आप उनको बाई करके, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लगाइए भाई साहब, रिक्वेस्ट है।
केवल टीचर के सहारे मत बैठो, केवल दूसरों के सहारे मत बैठो, खुद से मॉक टेस्ट अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन करके कॉपी पेन लेके डेली 100 सवाल का टेस्ट लगाओ डेली। और टेस्ट लगाने के बाद उसकी एनालिसिस भी करो, टॉपर से कंपेयर भी करो। आप ये सब काम करते ही नहीं और फिर कहते हो कि हमारी नौकरी नहीं लग रही। लगेगी कैसे? एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 656 रुपए से बढ़कर 820 रुपए हो गया। खपत कितने % कम की जानी चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे? देखो, एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है, वो पहले 656 रुपए था, अब 820 हो गया। तो प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ ये बताओ। ये बहुत बेसिक सवाल है। 820 में 41 आ रहा है, 41 से जाएगा 41, ये दोनों इवन नंबर है, 82 से जाएगा भाई, 82 से जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 82 8 बार जाएगा। 82 से मेरे प्यार भी 10 बार जाएगा, फिर 2 से भी कट गया, 4:5, यानी कि प्राइस का रेशियो 4:5 है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 4 से 5 हो गया। तो कंजम्पशन यानी कि खपत रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर खर्चा सेम है, अगर खर्च की जाने वाली राशि सेम है, अमाउंट स्पेंड सेम है, तो प्राइस जिस रेशियो में बदलेगा, कंजम्पशन को रिवर्स रेशियो में बदलेगा। तो एलपीजी सिलेंडर की खपत को 5 से 4 करना पड़ेगा, यानी कि 1/5, 1/5 20% कम करना पड़ेगा खपत को। बात खत्म। इतना बेसिक सवाल था ये। आइए सवाल नंबर 18 है रेलवे ग्रुप डी का, बना दो जरा। एक बिक्री के दौरान 66 सही 2/3% माल को 26% लाभ पर, बचे माल का 25% को 20% प्रॉफिट, 20% लाभ पर, और इसके बाद बचे माल को 40% लॉस पर बेचा जाता है। कुल लाभ X% है, तो X का मान बताइए। भाई साहब गजब का सवाल है। ऐसे सवाल एसएससी में तो ज्यादा आते हैं, रेलवे में भी आए हुए हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए सबसे पहले आप ये लिख लो कि इस समान के साथ क्या किया। 66 सही 2/3% होता है, 2/3, 2/3 समान बेचा आपने 26% प्रॉफिट पर। फिर बचे माल का 25%, बचे माल का 25% क्या होता है? 1/4, ये आपने बेचा 20% प्रॉफिट पर। फिर बचा सामान बेचा 40% लॉस पर। तो भाई यहां सामान का 3 भी करना है, 4 भी करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम, मैंने मान लिया कि टोटल सामान 12 है। मान लिया आपने 12 वस्तु खरीदी है, तो 12 का 66 सही 2/3%, 12 का 2/3 क्या होता है? 12 का 2/3 होता है 8। आपने 12 में से 8 वस्तु बेच दी 26% प्रॉफिट पर। 8 वस्तु आपने 12 में से 8 वस्तु बेच दी, फिर बची कितनी? अगर आपने 12 में से 8 बेच दी तो शेष माल कितना बचा? 4। 12 में से 8 बेच दी, बचा 4, तो बचा 4, 4 का 25% कितना होता है? 1। फिर आपने एक वस्तु बेची 20% प्रॉफिट पर, फिर कितनी वस्तु बची? 12 में से 8 और 1 9 बिक गई, 12 में से 8 1 9 बिक गई, बची 3 वस्तु। 3 वस्तु आपने बेची है मेरे प्यारे भाई यहां 40% के लॉस पर। 3 वस्तु क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, 3 वस्तु। तो कुल मिला के मेरे प्यार भाई आपको सारे सामान पर X% लाभ हुआ। X की वैल्यू क्या है? टोटल सामान पे कितना लाभ हुआ? तो यहां बेस्ट है डेविएशन या वेटेड एवरेज। डाटा आसान है, वेटेड एवरेज लगाएंगे। भाई यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 8 का 26%, 8 का 26% यानी कि 208। यहां कितना हुआ? 1 का 20% यानी कि 20, 208 और 20 228। यहां कितना लॉस हुआ? 3 का 40% 120, तो 228 माइनस 120, 228 माइनस 120, 108% का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। सुनना, 26 अट्टे 208 और 20, 228, 228 माइनस 120, 108% का प्रॉफिट हो कितने के समान पर? 8 और 1 9 3 12 के समान पर बटे 12, तो 12 निम्मा 108 9%। कुल मिला के आपको पूरे सामान पे 9% का प्रॉफिट हुआ है। पॉजिटिव आया है, नो आंसर है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है भाई। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सब में सेम है मेरे भाई, दिख रहा है? देखो 2ab आएगा, यानी कि 2 छिक्का 12 दूनी 24ab, 24ab आएगा, 28ab है गलत। फिर आएगा इन दोनों की गुणा, 2 दूनी 4 7 28bc,
28 BC आएगा, 23 BC है, गलत। फिर ये देखिए इन दोनों का, 2 छिक्का 12 सत्ते 84, 84 आएगा मेरे प्यार भी, 94 नहीं आएगा, 84, यानी कि चौथा वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं कर सकते, टेक्नीशियन के पेपर में भर भर के सवाल आए हैं, ये वाले भर भर के। आइए जी, सवाल नंबर हम 20 करेंगे। टाइम एंड वर्क का, ए और बी किसी काम को 28 दिन में कर सकता है। देखिए 2 लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 18 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए बी और सी मिलकर वो काम 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए और सी मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? ए और सी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। पहले आप ये मान लो टोटल वर्क क्या आएगा। देखो 18 और 16 का एलसीएम, 18 16 का तो मुझे पता है 144, लेकिन 144 28 से नहीं कटता, क्योंकि 128 होता है 4 सत्ते 28, 144 में 4 आ गया, 7 की कमी रहेगी, तो 144 गुणा 7 आ गया मेरे प्यारे, 144 गुणा 7, दिस इज माई टोटल वर्क, ही आ गया। तो ए और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? टोटल वर्क को 28 से भाग करेंगे तो 7 चौका 36 बार जाएगा। अभी 144 गुणा 7 बटे 28, 7 चौक 28, 4 से 144, 36 बार। इसको 18 से भाग करेंगे तो 18 8 144, 8 सत्ते 56 जाएगा। 16 से भाग करेंगे तो 16 निम्न 144, 9 सत्ते 63 जाएगा, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो तीनों, ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 63 आ गई। मुझे यहां से ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी। अब आप मुझे बताओ, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 63 है, यहां से बी प्लस सी की 56 है। अच्छा यहां लिख लेते हैं ना, अलग से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 63 आ गई। सवाल के अनुसार यहां पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 56 है। अगर बी प्लस सी की 56 है तो ए की 7 आ जाएगी, 56 7 63, ए की 7 आ गई। इसके बाद ये बताओ भैया, ए प्लस बी की 36 है। अगर ए प्लस बी की, सॉरी ए, अरे यार, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 36 है तो सी की कितनी आएगी? 63 में से 36 घटाएंगे 27 आ गई। 63 में से 36 घटाएंगे 27। अगर ए प्लस बी की 36 है तो ए प्लस बी 36 प्लस 27 63, सी की 27 आ गई। यानी कि ए और सी की मुझे एफिशिएंसी पता चल गई। अब ए और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे भाई? टोटल काम है 144 गुणा 7। इस काम को हमारे दोस्त ए और सी मिलकर करेंगे तो ये मिलकर करेंगे 7 और 27 34 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 34, बटे 34 का मतलब नीचे 17 आएगा। 17 एक ही ऑप्शन में नीचे आ रहा है इस वाले में, यानी कि यही करेक्ट है पहला। बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई ये वाला, ठीक है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मैं आपको सिलेबस भी पढ़ाऊंगा पूरा। कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा आरंभ बैच चालू है, इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, जिसमें मैं पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूं, हमारे गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अरुण सर रीजनिंग। पूरा बैच में सिलेबस भी पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, आपको उस पर सवाल प्रैक्टिस भी कराएंगे मेरे भाई, ठीक है। और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवाल भी कराएंगे। जो भी बैच है अपडेटेड होगा, यानी कि 2024 तक जितने भी पेपर हुए एसएससी और रेलवे के, उन सभी के लेटेस्ट क्वेश्चन को और सभी कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक को इस बैच में इंक्लूड किया जाएगा। मात्र 1599 की फीस में आपको ये चारों ही सब्जेक्ट की क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कि ये 2 साल तक आपके पास क्लास रहेंगी, सब क्लास लाइव होंगी और उसके बाद रिकॉर्डेड भी आपके पास 2 साल तक रहेगी। हर एक चैप्टर के आपको नोट्स दिए जाएंगे और क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्बो में आपको सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है, कम अफोर्डेबल प्राइस में भी रहेगा और घर बैठे बैठे आप तैयारी कर पाओगे ऑनलाइन, ठीक है जी। चलिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं। अगला सवाल है अलजेब्रा का 21वां। ए प्लस बी प्लस सी 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 117 है, तो इसका मान बताइए। देखो मेरे भाई फिर से अलजेब्रा का सवाल। इस सवाल में एक और एक ये 2 इक्वेशन है,
दिख रहा है, लेकिन यहां वेरिएबल 3 हो रहे हैं और मैंने बोला इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है भाई, दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल सॉल्व होंगे, वेरिएबल 3 है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं यहां पे सी को 0 कर देता हूं। इससे क्या सवाल छोटा हो जाएगा। सी को 0 करेंगे ये 0 हो गया, सी को 0 करेंगे ये 0 हो गया, सी को 0 करेंगे ये 0 हो गया, सी को 0 करेंगे ये 0 हो गया। अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए, यही हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2a भी, दो कॉमन ले लिया। अब आप यहां ध्यान से देखो, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी 117 दिया हुआ है, तो हमें केवल ए बी निकालना है। अब बताओ ए बी कैसे आएगा, ए बी आ जाएगा इसका स्क्वायर करके। भाई अगर a प्लस बी 17 है, a प्लस बी बराबर 17 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 117 प्लस 2ab बराबर राइट साइड में 17 का स्क्वायर है, सही है। तो 289 में से जब आप 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 172। तो ए बी का जो मान आएगा वो यहां से 86 आ जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए बी 86 आ गया, आप ये 86 यहां रख दीजिए। तो 117 में से 86 घटाएंगे तो 31 और 31 दूनी 62, 62 इस सवाल का आंसर है 62, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो आसान सवाल है अलजेब्रा का। ये बताओ ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है, नमित ए से बी तक 37 की स्पीड से जाता है, फिर 77 की स्पीड से वापस ए पे आता है। नमित की एवरेज स्पीड बताओ और आंसर है यहां पर एप्रोक्स में। गजब मेरे भाई, देखिए दोस्त, देखो इससे कोई मतलब नहीं है कि ए बी के बीच की दूरी कितनी, बस ये ध्यान रखिए कि नमित जो है ये जगह ए है और ये जगह बी है। नमित ए से बी तक जाता है 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन वापस आता है 77 अलग स्पीड से। तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी, ऐसा मत करना कि जोड़ के आधा कर लो ना, पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2s1s2, ट्वाइस ऑफ 37 गुणा 77 अपॉन s1 प्लस s2, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 100 और 14 114 आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अब यहां पे 2 से आपका 114 57 बार चला जाएगा, 57 बार, तो आ गया 37 गुणा 77 बटे 57। ठीक है जी। अब यार ये तो काफी मुश्किल है कैलकुलेशन, ऑप्शंस भी काफी करीब है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई। मैंने आपको निंजा टेक्निक सिखा रखी है कि ना ऐसे मत करो कि पहले गुणा करो फिर 57 से भाग दो, आप 77 को 57 से भाग दे लो, है ना, ब्रेक करके। अगर आप 77 को 57 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1 प्लस 20 बटे 57, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा कि 37 से कम 37 और 37 दूनी 74, 740 बटे 57 आ गया। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा आसान हो जाएगा कि 57 से 740 जो है वो एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये बच जाएगा आपका 17, 170 बच जाएगा, 170। और 57 तिया 171 होता है तो लगभग 13 बार ये जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 37 और 13 तो ये आपका 50 के करीब आएगा, 37 जमा 13 ये आपका 50 के करीब आएगा, हालांकि 50 से हल्का सा कम आएगा, तो 50 के करीब ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन 49.98। वो बिल्कुल पागल वाला तरीका है कि आप इनकी गुणा करो मेरे प्यार भी फिर भाग करो, तो बहुत लेंदी हो जाता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का कैलकुलेशन। ठीक है भाई, बढ़िया तरीका है, आगे आओ। 7% ब्याज की दर से कितने सालों में 1900 रुपए पर 798 का ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, बच्चे ने सवाल में फॉर्मूला लगाते कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा तरीका अलग है। आपसे पूछा टाइम, आपको 798 रुपए का ब्याज चाहिए, बोला है 798 का सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 798,
एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1900 रुपए का 7%। अगर आपका प्रिंसिपल 1900 है तो एक साल में कितना ब्याज है? 1900 का 7%। तो टोटल ब्याज को, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा समय। 19 सत्ते 133, 6 साल आ गया मेरे भाई, क्योंकि 780 प्लस 18 हो जाएगा, 6 साल आंसर है। ये बेस्ट तरीका है टाइम निकालने का। दो खंबे जमीन पर खड़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट एंड देयर टॉप्स इज 48 एंड 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। अगर छोटे पोल की हाइट 10 मीटर है तो लॉन्गर पोल, लंबे खंबे की हाइट ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया सवाल लग रहा है भाई। देखो, ये आपकी मेरे प्यारे भाई जमीन हो गई और इस पर दो खंबे खड़े हैं। एक खंबा आप ऐसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, एक खंबा ऐसे है और एक खंबा जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। उनके फुट के बीच की दूरी ये 48 मीटर, ये इनके फुट है, इनके बीच की दूरी 48 मीटर है। जबकि इनके जो टॉप है, टॉप के बीच की दूरी जो है ये 50 मीटर है, 50 मीटर है दोनों के टॉप के बीच की दूरी। ठीक, छोटे खंबे की हाइट 10 है, छोटे खंबे की हाइट 10 है, लंबे खंबे की हाइट आपसे पूछिए, बताओ कैसे निकालेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप यहां से एक सीधी लाइन खींचो, ऐसे सीधी लाइन अगर आप खींचोगे तो ये 90 डिग्री के कोण पर जाके मिलेगी यहां पर। अब आप ये देखो कि ये 10 है, 10, तो इसके सामने ये लेंथ भी यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई वो 10 ही होगी। ये 48 है तो ये भी 48 आएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी आएगी? ये लेंथ यहां से यहां तक ये कितनी होगी? बस ये बताओ। 50 48 का देखो, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनना है। 50 हाइपोटेनस से 48 ये दो से कट रहा है, 25 बार 24 बार 7 बार, 7 24 25 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस ये दुगुना है। 25 का दुगुना 50, 24 का दुगुना 48, तो 7 का दुगुना 14, 14 आ जाएगा। तो ये 14 है, ये 10 है, तो पूरी हाइट आ जाएगी दूसरे खंबे की 24। 14 जमा 10 24, बात खत्म। 25वां, इस डायग्राम में एक्स वाई जेड एक सीकेंट लाइन है। ये सर्कल के भाई डायग्राम दिया है, जो यहां सर्कल को एक्स वाई पे कट कर रही है पॉइंट जेड से, और टी पर स्पर्श रेखा है। वाई जेड 8 है, टी जेड 12 है, तो एक्स वाई की लंबाई आपसे पूछी है। देखो भाई, ये टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी का सवाल है, आपको थ्योरम नहीं पता तो याद कर लीजिए। अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जेड से टेंजेंट खींची गई है तो जेड टी का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा? पहले छोटी छलांग मारो जेड वाई, फिर बड़ी छलांग मारो जेड एक्स, बराबर जेड वाई गुणा जेड एक्स। सर्कल के बाहर किसी बिंदु से अगर टेंजेंट और सीकेंट खींची जाते हैं तो ये थ्योरम लगती है। और यहां पे टेंजेंट 12 है, 12 का स्क्वायर 144, जेड वाई 8 है, तो जेड एक्स आपको पता लग जाएगा 144 बटे 8, 18, 18 8 144। तो ये आपका पूरा जो लेंथ है जेड से लेके एक्स तक 18 आ जाएगा, ये 8 है, तो ये कितना बचा? एक्स वाई 18 माइनस 8, ये बचा आपका 10। ये आपका 10 सेंटीमीटर बचेगा एक्स वाई, डी ऑप्शन। 88 63 42 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले शीशे के आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर डायमीटर के शीशे की कितने गोलाकार शॉट बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड? देखो मेरे भाई, हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, मेरे भाई शीशे का एक टुकड़ा है, आयता रेक्टेंगुलर बॉक्स है, शीशे का टुकड़ा, घनाभ की शेप में है शीशे का टुकड़ा। इसको पिघला के छोटी छोटी शीशे की गोलियां बनानी है, तो कितनी गोली बनाई जा सकती हैं? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि हम फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आयतन बराबर कर देंगे। मान लिया कि n जो है शॉट बनाए जा सकते हैं, तो यहां पे जो आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड है मेरे प्यारे भाई, उसका वॉल्यूम क्या होगा? LBH 88 गुणा 63 गुणा 42। अब इनको पिघला के छोटे छोटे हमने जो है स्फेरिकल वो बनाए, शीशे के मेरे प्यार में गोलाकार शॉट बनाए, जिसका डायमीटर 8.4 है। डायमीटर 8.4 है तो रेडियस कितनी होगी? 4.2 सेंटीमीटर रेडियस निकालना है। अब एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर होना चाहिए मेरे भाई। एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई का मतलब 22/7,
और ये आ जाएगा 4.2 का क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है और हमने पिघला के n बनाए हैं, तो n क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, n स्फीयर का वॉल्यूम n से गुणा, ये बराबर कर दीजिए, बस सॉल्व हो गया। 22 चौक 88 से पूरा 88 कट गया। ये 63 गुणा 42 गुणा 21 है मेरे प्यारे भाई, गुणा 21। नीचे आ गया 4.2 का क्यूब, यानी कि 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ये आ गया जी नीचे। क्या आप मेरी बात को समझे हैं? 3 सत्ते 21 ऊपर चला गया, 4.2 ये आ गया। अब आप मुझे बताओ 4.2 से मेरे प्यारे 42 10 बार जाएगा, ठीक है। 4.2 से 21 मेरे दोस्तों 5 बार जाएगा, डेसिमल से यहां 0 जाएगा मेरे भाई। 42 ये 15 बार जाएगा, तो 15 पंजे 75 2 750, तो 750 स्फेरिकल शॉट्स बनाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन आंसर हो गया भाई, समझ में आया? अच्छा सवाल है। 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है, 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हराता है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखिए अगर 500 मीटर की रेस होती है तो ए बी को 50 मीटर से हराता है, रेशियो ले लो 500 और 50 का, 10:1 क्या आएगा, यानी कि 10 मीटर की रेस होती है तो बी 1 से हार जाता है, यानी कि बी कितना दौड़ पाता है 9, तो ये ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा। और 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 से हराता है, तो इसका भी रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई, 10:1 हो गया। यानी कि अगर 10 की रेस होती है, अगर 10 की रेस होती है मेरे प्यारे भाई, तो बी सी को 1 से हराता है, 1 यूनिट से, यानी कि सी 1 कम दौड़ता है। सी कितना दौड़ता है फिर 9 भाई। अगर 10 मीटर की रेस होती है तो बी जो है सी को हरा देता है 1 मीटर से, तो सी कितना दौड़ पाता है 9, ये आ गया। अब यहां से ए बी सी की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, हमें केवल ए और सी के बारे में पता करना है, तो ए सी का निकाल लो, 10 2 100 रेशियो ऐसे 9 गुणा 9 81, बी की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक 100 मीटर की रेस होती है तो ए 100 मीटर दौड़ेगा और सी 81 मीटर दौड़ेगा, तो सी 19 से हार जाएगा, 19 यूनिट से हार जाएगा। अगर 400 मीटर की रेस होती है मेरे प्यारे भाई तो ए जीतेगा, तो सी कितने से हारेगा आप बताओ? ये 4 गुना है, तो सी भी 19 यूनिट का 4 गुना, 19 का 4 गुना, सी 76 मीटर से हार जाएगा, और ये आंसर होगा बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल। आइए सवाल नंबर हम 28 करेंगे, टाइम एंड वर्क का गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, लेकिन मैं तरीका ऐसा आसान बताऊंगा कि आप तुरंत कर पाओगे, लेकिन दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई। कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो 6 दिन में काम करने का फैसला लिया, कुछ लोगों ने मेरे भाई 6 दिन में काम को करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन 18 आदमी काम छोड़ के चले गए, बट 18 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, और इस वजह से काम 8 दिन में पूरा होता है। तो पूछा स्टार्टिंग में कितने लोगों ने काम करने का डिसाइड किया? मान लिया मेरे प्यारे भाई m लोगों ने काम करने का डिसाइड किया है और सबकी एफिशिएंसी बराबर है 1:1। तो देखो काम पूरा होना था 6 दिन में, लेकिन काम 8 दिन में पूरा हुआ, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। m आदमियों को काम पूरा करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है भाई। ये 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि हर दिन लोग 18 लोग छोड़ के जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो मेरे भाई लोग जो काम छोड़ के भाग गए उसी की वजह से काम पूरा होने में 2 दिन एक्स्ट्रा लगे। देखिए जब कुछ लोगों ने काम करने का फैसला किया तो पहले दिन तो सभी ने काम किया होगा, पहले दिन तो कोई छोड़ के नहीं गया होगा, 0 लोग। दूसरे दिन 18 लोग छोड़ के चले गए, तीसरे दिन और 18 लोग छोड़ के चले गए, तो 18 + 18 36 लोग कम हो गए। चौथे दिन और 18 लोग छोड़ के चले गए, है ना, 18 18 और 18 लोग छोड़ के चले गए मेरे प्यारे भाई, 54 लोग कम हो गए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। काम 8 दिन में पूरा हुआ, तो पहले दिन सारे लोगों ने काम किया, 0 लोग छोड़ के गए, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 36, चौथे दिन 54, तो मेरे भाई
तो 8वें दिन कितने लोग, 8वें दिन जो है कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं टोटल? 18 सत्ते 126। ये 18 का पहाड़ा जा रहा है। देखो पहले दिन तो 18 गुणा 0, दूसरे दिन 18 कम 18, 18 तिया 36, 18 तिया 54 और 8वें दिन 18 गुणा 7, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और फ्री 18 गुणा 7 8वें दिन। ये लोग इस हिसाब से छोड़ के गए। इसकी वजह से मेरे प्यारे भाई काम जो है 2 दिन डिले हुआ है, 2 दिन एक्स्ट्रा लगे मेरे प्यारे भाई, तो बराबर होना चाहिए। अब जीरो को जोड़ने का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि इक्वल आ जाएगा। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये क्या है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। कितने टर्म है? 18 का पहाड़ा ही तो है, ये 18 का पहाड़ा ही तो है, 7 टर्म है भाई। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 7 दिन की कहानी है, क्योंकि पहले दिन तो कोई छोड़ के नहीं गया। अब 1 से लेके 7 तक की संख्याओं को जोड़ के क्या आता है? 7 गुणा 8 बटे 2। सम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 7 गुणा 8 बटे 2। देखिए दिमाग लगाने वाला सवाल है, ये कोई बहुत हल्का सवाल नहीं है। 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 18 सत्ते 126 दूनी 252। तो यानी कि स्टार्टिंग में 252 लोगों को काम पे लगाया गया था। बिना एक्स माने करोगे तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। 29वां सवाल एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इन आंकड़ों का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में बताना, पहले मीन निकालो कि इन आंकड़ों का एवरेज क्या है। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ लो, 4 7 11 9 20 10 30 और 15 45, सबका सम 45 है। 5 संख्याएं तो इनका एवरेज आ गया 9, एवरेज 9 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका आपको पता है भाई? 9 से सबका डिफरेंस लेके स्क्वायर करो। 9 से 4 कितना कम है? 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25। 9 से 7 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4। 9 से 9 0 कम है, 0 का स्क्वायर 0। 9 से 10 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1। 9 से 15 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। सबका स्क्वायर कर लो मेरे प्यारे भाई। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं बटे 5, बटे 5 और अंडर रूट ले लीजिए, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो 25 4 29 और 31 और 36 66 बटे 5। तो 66 बटे 5 आएगा भाई कितना? 13.2। तो 13.2 का अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो बताओ अप्रोक्स में कितना आएगा भाई? 3 का वर्ग 9 होता है, 3 से बड़ा आएगा। 35 का वर्ग 1225, ये आएगा बी ऑप्शन। देखो भाई 36 का स्क्वायर 1296 होता है, दुनिया ये जानते हैं। 36 का वर्ग 1296। अगर मैं 3.6 का स्क्वायर निकालूंगा तो 12.96 आएगा, 3.6 का स्क्वायर। तो ये तो 13.2 है, यानी कि इसका जो भी अंडर रूट आएगा 3.6 से बड़ा आएगा। और 3.6 से बड़ा मुझे इन सारे ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, बी। ठीक है ना? ऐसे सोचा जाता है मेरे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन पेपर में आया हुआ है, दोबारा आ सकता है, इसलिए सीख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। आखिरी सवाल हमारे आरआरबी एनटीपीसी टॉप 10 एग्जाम पेपर की सीरीज का आखिरी सवाल मैं करा रहा हूं। इसी के साथ हमारे आज आरआरबी एनटीपीसी के 300 क्वेश्चंस पूरे हो गए मेरे भाई, 300 क्वेश्चन। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कितनी भी शिफ्ट में पेपर क्यों ना हो, डायरेक्टली यहां से आपको बहुत सारे सवाल पेपर में मिलेंगे। लेकिन आप उन्हीं तरीकों से करना जो मैंने सिखाए। समय बचेगा मेरे भाई, समय बचेगा तो रीजनिंग में दे पाओगे मेरे दोस्त। आइए, द रेशियो ऑफ कैंडिडेट पासिंग एंड फेलिंग विद इन द स्टेट। भाई ये स्टेट है मेरे प्यारे भाई, ए बी सी। ये बताएंगे स्टेट में कितने स्टूडेंट है लाख में। स्टेट ए में 1.5 लाख है, बी में 1.4 लाख है, सी में 13.75 लाख है। और तीनों स्टेट में पास होने वाले फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो बताया है। तो पूछा है नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन स्टेट बी। स्टेट बी में कितने पास हुए? देखिए स्टेट बी में टोटल 1.4 लाख स्टूडेंट है, 1.4 लाख। पास और फेल का रेशियो 6-5 है। पास और फेल का रेशियो सॉरी बी में 3-4 है, तो बी में पास कितने हुए? 3। टोटल कितना है? 7। तो पास होने वाले जो हैं 3/7 है। तो कितना आएगा भैया? 4.2 से 7 डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 0.6 लाख। 0.6 लाख स्टूडेंट यानी कि 60,000 स्टूडेंट स्टेट बी से पास हुए हैं भाई साहब। और इसी के साथ हमारा ये टेस्ट सीरीज
खत्म होती है मेरे भाई। लेकिन आप बिल्कुल भी उदास ना हो, मन छोटा ना करें। मुझे पता आप कमेंट्स भर दोगे, सर चलने दो, 30 और कराओ, 50 और कराओ, दिन रात कराते रहो। ठीक है भाई। अब जब एग्जाम नजदीक आएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो मैं आपको और टेस्ट करा दूंगा। लेकिन अभी मैंने जो कराया है उस पर विश्वास रखो। आप देखो किसी और ने कराया, इतने बढ़िया सवाल कहीं और आपको करने को मिले फ्री में। हमने तो बिना किसी गैप के 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट करा के दे दिया आपको। कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम एडवांस मैथ जो हमारा चैप्टर है रेलवे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एसएससी के लिए मैं पढ़ा चुका हूं बहुत, रेलवे वाले बच्चों के लिए एडवांस मैथ की क्लासेस लगाएंगे कल से बच्चों। उनको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन प्यार आपको बरसाना है मेरे भाई। 1.5 मिलियन इस पे हो जाने चाहिए इस वीडियो पे। जब तक ये मेरे प्यारे भाई सुबह से शाम होगी, 1.5 मिलियन का टैग इस चैनल पे दिखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 1 से लेके मॉक टेस्ट 10 तक सारे के सारे एग्जाम पेपर, एक एक सवाल, टोटल 300 क्वेश्चन इसी क्लासरूम में मेरे साथ खड़े होकर या बैठ के सॉल्व किए हैं पेन पेपर से, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि सर मैं वो बिरला बालक हूं जिन्होंने सारे के सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए। मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इतने सीरियस हैं मेरे भाई। ठीक है। सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।